ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना, संरक्षित क्षेत्र। और उसके बारे में बेसिकली ये आपसे जो है पीटी में इस पे कई बार लोकेशन बेस्ड सवाल पूछ देता है कि ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है या फिर नेशनल पार्क है ये कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है ना। तो उसके रिगार्डिंग आपको जो, हालांकि इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क ये सब है, सबका लिस्ट याद आप नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में आइडिया है, सो होना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, जल्दी बैठो जल्दी बैठो, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें क्या सब डिस्कस करेंगे, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और कुछ जो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो इंडिया में लॉन्च किए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, अभी रिसेंटली में प्रोजेक्ट लाइन ये सब भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके बारे में देखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसके बारे में थोड़ा सा मैप ये सब पे लोकेशन ये सब देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है? व्हाट आर द बायोस्फीयर रिजर्व्स? संरक्षित जैव मंडल। किसमें होता है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वो तो रिजर्व है तो पर्पस तो होगा कि कंजर्व करना है, बट बायोस्फीयर रिजर्व हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए नेशनल पार्क और ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फॉर एनी टाइगर रिजर्व, हाउ इट इज डिफरेंट? देखो, बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो मेन जो प्रिंसिपल है ना, इट इज अबाउट हार्मोनी ऑफ मैन विद द नेचर, समझ में आ गया। लेकिन जैसे नेशनल पार्क की बात करोगे तो वहां पे कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट, उसके रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, उसके प्रोटेक्शन को है सो फोकस पे रखा जाता है नेशनल पार्क में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि बस जंगल और पेड़ पौधा जानवर को बस प्रोटेक्ट करना, नहीं, उसके सराउंडिंग में जो लोकल कम्युनिटीज रहती है वो कैसे उस पर डिपेंडेंट है ना, और उसका कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब जो मैन एंड बायोस्फीयर के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, वो यहाँ पे आपको सेंट्रल रहेगा इन द बायोस्फीयर रिजर्व, समझ में गया। और दूसरा, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको यूनेस्को के द्वारा है सो लाया गया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ना, उसके तहत है सो इंट्रोड्यूस किया गया है 1971 में। जो यूनेस्को है उसने मैन एंड बायोस्फीयर, MAB, मैब प्रोग्राम बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, मैब प्रोग्राम 1971 में इंट्रोड्यूस किया था। और उसी के तहत है सो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने जो रिसोर्सेस हैं या फिर उनके पास जो फॉरेस्ट है ना, जो कि बहुत इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट जो रीजन है, उसको एज ए बायोस्फीयर डिक्लेयर कर सकता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये यूनेस्को डिक्लेयर नहीं करता है ना। जैसे कि इंडिया में अभी एज ऑफ नाउ 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है सो नोटिफाई करती है। ठीक है, और कुछ क्राइटेरिया है, सेट क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पे एक जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी रिजर्व को एज ए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करेगा, और उसके बाद है सो यूनेस्को को अपना प्रपोजल भेजता है कि सी वी हैव डिक्लेयर्ड दिस पर्टिकुलर एरिया एज ए बायोस्फीयर रिजर्व, प्लीज इंक्लूड इट इन योर इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसका यूनेस्को फिर उसको स्टडी करेगा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं कि क्या वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वहाँ के जो कम्युनिटीज हैं वो किस तरीके से उस फॉरेस्ट पे है सो डिपेंडेंट है। अगर यूनेस्को को लगेगा कि नहीं ठीक है ना, इसको हम लोग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर देंगे, देन यूनेस्को विल गिव द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू दैट पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में गया? तो कहने का मतलब है कि अगर इंडिया में जितने भी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है वो सभी के सभी यूनेस्को में जो है रिकॉग्नाइज्ड नहीं है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। समझ में आ गया? ठीक है, so biosphere reserves are the designated areas। ये क्या आवाज कर रहा है, पानी का क्या? अच्छा, उसका कुछ उपाय भी नहीं है ना, वो तो बाहर से आ रहा है, उस पर कुछ कपड़ा उपड़ा डाल देंगे बाहर से तो आवाज नहीं आएगा। खैर छोड़ो। Biosphere reserves are designated areas that combine the conservation of biodiversity
and cultural diversity with economic and social development through partnerships between people and nature. People and nature, देखो ये important जो है सो स्टेटमेंट है। जो पीपल एंड नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंटर रिलेशनशिप है ना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका है बायोस्फेरिज्म में मेन आपको फोकस में रहेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं क्लास में। ठीक है, चलो। These reserves are part of the UNESCO's Man and the Biosphere Program (MAB) program, जो कि 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1971 में। ठीक है, which aimed at promoting sustainable development based on local community efforts and sound science, है ना, local community efforts। तो देखो इंडिया में भी या फिर कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ पे एक फॉरेस्टेड एरिया है ना, उसके आसपास कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकल कम्युनिटीज वहाँ पे रहते हैं, जो कि फॉरेस्ट से कई तरह के रिसोर्सेज जो है सो लेकर के आते हैं, और उनका उस पर काफी मतलब उनका जो लाइफ है डिपेंडेंट होता है, जैसे कि फूड के लिए, वाटर के लिए, या फिर इवन एग्रीकल्चर के लिए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स जो भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा है कि जो लोकल कम्युनिटीज वहां पे रहती है वो कुछ इस तरीके से अपने इकोसिस्टम का जो है सस्टेनेबल वे में है सो वहां से रिसोर्स का हार्नेसिंग करे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाकर के कॉमर्शियल जो है एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दी और पता चला कि आने वाले समय में जो रिजर्व है वो बिल्कुल खराब हो गया है ना। तो उसी पर्सपेक्टिव से, उसी मोटिव से जो है मैप प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जो लोकल कम्युनिटीज हैं और जो कोर एरियाज ये सब जो है, जो जहाँ पे बहुत इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरिया है, जहाँ पे कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज रह सकते हैं, तो उसको कैसे सस्टेनेबल वे में है सो लेकर के आगे बढ़े। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ योर बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, यस, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया एंड 12 आर इन MABS, है ना। तो ये अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स में जो है टेरेस्ट्रियल रिजर्व्स भी हो सकता है, मरीन रिजर्व भी हो सकता है, या फिर कोस्टल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सभी चीज आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपसे एग्जाम में लिख सकता है, पूछ सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होगा वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकते हैं, कोस्टल एरियाज में भी बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं। ठीक है, each site promotes solutions reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. Biosphere reserves are nominated by national governments and remain under the sovereign jurisdiction of the states where they are located. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉमिनेटेड बाय द नेशनल। नहीं, ये स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, ये स्टेट का मतलब वो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी जस्ट मैंने बताया क्लास में कि या तो स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि यूनेस्को ने उस बायोस्फीयर रिजर्व को जो है अगर अपने इंटरनेशनल रिजर्व में अगर रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसका सारा देखभाल जो है सो यूनेस्को करने लगेगा, ऐसा नहीं है ना। उस रिजर्व का जो सॉवरेनिटी, उस पर जो कंट्रोल होगा वो स्टिल आपके गवर्नमेंट के पास में रहेगा, वो इसका कहने का मतलब है ना। ऐसा नहीं कि हमने अपने एरिया को है सो लीज पे दे दिया यूनेस्को, अब आप संभालिए, ऐसा नहीं, समझ में गया। लेकिन हाँ, यूनेस्को जो है आपको जो बेसिक जो फैसिलिटीज होगा, जो साइंटिफिक कुछ डेटा हो सकता है ना, वो सब लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको यूनेस्को करेगा अगर एक बार उसने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर दिया आपके बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बट द सोवरेनिटी स्टिल रिमेन्स विद द नेशनल गवर्नमेंट, है ना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या सब आपको समझ में आया, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स इज ऑल अबाउट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा हाँ, इंटर रिलेशनशिप हाँ, बिटवीन लोकल कम्युनिटी एंड द इकोलॉजी। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होगा, है ना, इसके 3 जोन होते हैं। देयर आर 3 जोन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स। कौन से जोन होते हैं?
नहीं नहीं नहीं, वो जोन तो अलग हो गया। हाँ, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है अभी बताया नहीं है। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे कोर एरिया होगा, है ना, इसको कोर बोलते हैं, ठीक है, कोर। इसके बाहर का जो एक एरिया होगा इसको बफर एरिया बोलते हैं, बफर जोन, बफर जोन। और सबसे बाहर का जो एरिया होगा ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन। समझ में आ गया? ये 3 जोन होता है जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा ना, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके 3 जोन्स होते हैं। देयर आर 3 जोन्स ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कोर, बफर एंड ट्रांस बाउंड्री, ट्रांजिशन बेसिकली, है ना, ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब जैसे कोर एरिया क्या है, तो कोर एरिया वैसा एरिया है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का जहां पे सबसे ज्यादा एंडेमिक प्लांट्स होगा या फिर जहां का बायोडायवर्सिटी थोड़ा सा थ्रेटेंड हो गया है। समझ आ गया? दैट इज योर कोर एरिया। कोर एरिया बेसिकली या तो कोई एक नेशनल पार्क होता है जनरली, या फिर कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है। समझ में आ गया? कोर एरिया इन जनरल ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व इज ए नेशनल पार्क और ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ में आ गया? अच्छा, एक सवाल आपसे यहाँ पे पूछते हैं कि इन इंडिया द नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स और द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर बोथ? अरे ऑनलाइन सब कमेंट करो यार। सवाल ये है कि इंडिया में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उसे कौन डिक्लेयर करता है? कंचन सेंट्रल, खुशबू सेंट्रल? अच्छा, नहीं, देखो समझो, बोथ, है ना। देखो, इंडिया में क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है एक्ट है, पार्लियामेंट ने बनाया इस एक्ट को। इस एक्ट के तहत ही आप जितने भी आप नेशनल पार्क्स देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, टाइगर रिजर्व देखते हैं, सब इसी एक्ट के तहत है सो एस्टेब्लिश किया जाता है ना, सबसे पहला बात। दूसरा, यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को यह पावर दिया गया है, आर्टिकल 35 है आई थिंक, है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स को यह अधिकार दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने जुरिस्डिक्शन में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा रीजन जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की आवश्यकता है ना, तो इस एक्ट के तहत जो है सो उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकता है। समझ में आ गया? या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का जो लैंड है फॉर द टाइम बिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को लीज पे दे देता है या फिर ट्रांसफर कर देता है ना। तो वैसे केस में उन सारे लैंड्स पे जो कि लीज्ड आउट है, लीज्ड आउट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वैसे लैंड पे जो है अगर एक रिजर्व डिक्लेयर करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। समझ में आ गया? सो both has the concurrent powers to declare any area as a national park or a wildlife sanctuary, है ना। समझ में आ गया? तो आपको ये याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट भी करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेट गवर्नमेंट करता है, मैक्सिमम केसेस में स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। समझ में आ गया? एक्ट के तहत ये पावर मिला हुआ है कंचन, है ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यह अधिकार है और स्टेट गवर्नमेंट को भी यह अधिकार है ना। अगर इसके बारे में डिटेल में देखना हो कि क्या सब प्रोविजंस है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एक पीडीएफ आप जो है डाउनलोड करके पढ़िए, उसमें डिटेल में सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उतना पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। इससे सवाल कई बार बस यही पूछता है कि कब ये एक्ट जो है पास किया गया और जो नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वह कौन से एक्ट के अंदर है, सो रजिस्टर किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में ये देख लें, है ना। इसके बाद आएगा बफर जोन। तो देखो, ये जो कोर एरिया होगा बेसिकली यह या तो एक नेशनल पार्क होता है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, एक और पॉइंट, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ए नेशनल पार्क एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वन्य जीव अभयारण्य हिंदी में बोलते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? कुछ अंतर है या फिर दोनों सेम ही है, क्या है? बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नेशनल पार्क एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? फैन बंद रहने दो, बहुत आवाज कर रहे हो,
है ना, दूसरा कोई चला दो, नहीं तो कम कर दो उसको, या फिर ऐसे ही चला दो ना पीछे वाला। नहीं मालूम किसी को? देखो बताते हैं। जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसीज को कवर नहीं करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जितने भी स्पेसीज हैं, जो भी प्लांट्स है, जो भी फॉरेस्ट उसके अंदर एरिया है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा ना, वो किसी एक पर्टिकुलर थ्रेटेंड स्पेसीज के लिए होता है। जैसे कि कहीं पे जैसे कि आप रन ऑफ कच्छ का एरिया देखो, तो वहां पे वाइल्ड एस के लिए बनाए गए है ना, जंगली गधा एक होता है ना, उसका अगर आप कलर देखोगे तो जैसे व्हाइट एंड येलो का पैचेस उसके स्किन पे रहेगा, है ना। तो उस तरीके से अगर एक पर्टिकुलर स्पेसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अगर उसको एक रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। वो स्पेसीज बेस्ड होगा। लेकिन जो नेशनल पार्क होगा, वो मतलब कि नेशनल पार्क अगर आपने डिक्लेयर कर दिया, दैट मीन्स कि वो बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकल फ्रेगाइल जोन हो चुका है। अब उसमें आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होगा, है ना, आप उसमें जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, इसमें अभी भी आपको जो रेस्ट्रिक्शंस है इन कंपैरिजन टू द नेशनल पार्क्स कम होते हैं। समझ में आ गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कम होते हैं। इसमें जो लोग हैं वो अपने जैसे कि एनिमल्स को ग्रेज ये सब करवा सकते हैं, है ना। लेकिन नेशनल पार्क में ये सब सुविधा आपको नहीं मिलेगा। बहुत लिमिटेड लेवल का टूरिज्म अलाउड होता है, वो भी परमिशिबल टूरिज्म इन द नेशनल पार्क। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जनरल आर मोर लिबरल देन योर नेशनल पार्क। लेकिन ये स्पेसीज बेस्ड होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? नेशनल पार्क इंक्लूड्स मेनी स्पीसीज, है ना, उसमें वो तो पूरा का पूरा जंगल का इकोसिस्टम हो जाता है ना। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्पीसीज ओरिएंटेड, यस, ठीक है। तो चलो, बाकी यहाँ पे जो बफर जोन होगा, बफर जोन में क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी रिसर्च वर्क ये सब जो किया जाएगा, है ना, बफर जोन में कुछ लिमिटेड इंटरफ्रेंस होगा लोगों का, है ना। लेकिन जो कम्युनिटीज जो रहेंगी वो ट्रांजिशन जोन में रहेगा, है ना। यहाँ पे उनका घर हो सकता है, यहाँ पे वो अपना एग्रीकल्चर लैंड बना सकते हैं, है ना, ताकि फॉरेस्ट से जो है उनका प्रॉक्सिमिटी मेंटेन रहे। लेकिन हाँ, कोर एरियाज में ये सब अलाउड नहीं होगा, है ना। अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपने डिक्लेयर कर दिया और उसके कोर एरियाज को आपने अगर आइडेंटिफाई कर दिया, तो वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना। ह्यूमंस लोग का सेटलमेंट कहाँ पे होगा? जो ट्रांजिशन जोन है वहां पे होगा। सो ये समझ में आ गया कि बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन होते हैं, है ना, ठीक है। चलो, so what are the broad objectives? So these are the broad objectives of a biosphere reserve, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व के व्यापक उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला है कि इंश्योरिंग ए होलिस्टिक अप्रोच फॉर इन सिटू कंजर्वेशन, है ना। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है ना। एक दिन और बताए थे क्लास में कि इन सिटू कंजर्वेशन और एक एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है ना। इन सिटू एंड एक्स सिटू, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर बात करें, है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो इसको दो तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। या तो जहां पे वो पाया जाएगा नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में, तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू संरक्षण, ठीक। दूसरा, या फिर उसके लिए एक हम लोग आर्टिफिशियल हैबिटेट बना सकते हैं, आर्टिफिशियल हैबिटेट बना सकते हैं। इसको हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि चिड़ियाघर, है ना, आप यहाँ पे जाओगे, टाइगर वाइगर रखा हुआ है, उसके लिए देखो किस तरीके से उसके लिए शेल्टर बनाया हुआ है, बीच में पॉन्ड बनाया हुआ है ना। जहाँ पे ये सब चिंपांजी सब रहेगा उसके लिए देखोगे, है ना, ऐसे आर्टिफिशियल कुछ झूला टाइप का बना देता है ताकि उसी पे उछलते कूदते रहो। तो कहने का मतलब है कि ये सभी एक्स सीटू कंजर्वेशन में आ जाएगा, है ना। जैसे कि क्या सब, तो जू, है ना, बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, ये सभी जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है। जंगल से पकड़ के जो स्पेसीज जो कि थ्रेटेंड है उसको हम लोग जाकर के कहीं पे चिड़ियाघर में और इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि जो चीज जहां पाया जा रहा है उसी को डिक्लेयर कर दो कि नहीं, अब ये जो एरिया है इसको एक हम लोग रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि यहाँ पे बाहर से इंटरफेरेंस जो है लोगों का कम हो जाए, है ना, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में क्या सब हो जाएगा, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व,
ठीक है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वन्य जीव अभयारण्य, या फिर कोई बर्ड सेंचुरी है ना, ये सब चीज जो है ये इन सीटू कंजर्वेशन का है सो एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। सफारी जो है उसमें आप जाएंगे एज ए टूरिज्म पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है सफारी में, है ना। सफारी में जैसे कि वाइल्ड लाइफ सफारी यूज होता है, जो लोग जाएंगे वहां पे आपको जो भी एनिमल्स हैं, जो भी उसको नेचुरल हैबिटेट में किस तरीके से रहता है वो सब आपको दिखाया जाएगा, है ना। तो वो सफारी में है सो यूज होता है ना। सेंचुरी में अलाउड होता है, सेंचुरी तो और ज्यादा लिबरल है ना, सेंचुरी में अलाउड होगा। और कहीं पे भी वाइल्ड लाइफ का जो वार्डन जो होता है बेसिकली, है ना, वो लोग परमिशन जो है से लेकर के आप जा सकते हैं अगर आपके पास परमिशन है तो। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ जो सफारी है वो बेसिकली अलाउड होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि नेशनल पार्क में हम लोग खुद ही अपने मन से जाके घूमने लगे या फिर ऐसा, वो सब अलाउड नहीं होगा नेशनल पार्क में। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होगा कि जो लोकल कम्युनिटी जो सब होती है उनको अपने एनिमल्स को ग्रेज व्रेज करवाने के लिए अलाउड रहता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इन सिटू कंजर्वेशन जो है एक पहला ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा क्या है, सेकेंड इज योर widening the understanding through research and monitoring each of the components of ecosystems। तो देखो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होगा कि वहां पे जो भी एंडेमिक स्पीसीज हैं उसका क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, उसके ऊपर आपको रिसर्च और ये सब करना रहेगा। तो पहला तो है कि इन सिटू कंजर्वेशन करना है, दूसरा रिसर्च एक्टिविटीज को बढ़ाना है, और तीसरा होगा जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज वहां पे रहती है ना, उसके आसपास अचीविंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट by improving quality of life for indigenous communities living in and around the area। यानी कि इस क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए क्षेत्र में और उसके आसपास रहने वाले स्वदेशी समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके और उसको प्राप्त करना, यानी कि उनका जो लाइफ जो कम्युनिटीज आसपास रहती है ना, उनका भी डेवलपमेंट जो है सो करना है और एक सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है। ठीक है। The biosphere reserves are therefore sites for experimenting with and learning about sustainable development। सतत, है ना, सतत विकास के लिए है, यहाँ पे जो भी प्रयोग है सो किया जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है। स्ट्रक्चर अभी जैसा मैंने आपको बताया, कोर एरिया होगा, बफर जोन होगा और फिर ट्रांजिशन जोन होगा। ठीक है। कोर एरिया इट इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया मतलब कि वहां पे जाकर के ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पेड़ वेड़ काट लिए, है ना, कोई भी जानवर पकड़ के ले आए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कोर एरिया। It is strictly protected ecosystem that contributes to the conservation of landscapes, ecosystem, species and genetic variation, है ना, उसको कोर एरिया बोलेंगे, सबसे अंदर वाला जो पार्ट होगा। उसके बाहर का जो होगा सराउंडिंग बफर जोन बोलेंगे। It surrounds the core area and is used for activities compatible with sound ecological practices that can reinforce scientific research, monitoring, training and education। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड रहेगा, है ना, लिमिटेड इंटरफेरेंस रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए लोग वहां पे जा सकते हैं, है ना, डेटा ये सब कलेक्ट कर सकते हैं, सो वो बफर जोन हो जाएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में ट्रांजिशन एरिया है, द आउटर मोस्ट पार्ट, है ना, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द रिजर्व वेयर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर प्रोमोटेड एंड डेवलप्ड, है ना, यानी कि रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा जहां सतत संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा और विकसित किया जाता है। सो इसी वाले रीजन में जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं वो अलाउड होंगे रहने के लिए, जो ट्रांजिशन जोन होगा वहां पे। ठीक है। Biosphere reserves are crucial for balancing conservation efforts with sustainable development। They play a vital role in preserving biodiversity, supporting local communities। तो देखो बार बार यहाँ पे ना लोकल कम्युनिटीज पे ध्यान दिया जा रहा है, समझ में आ गया। लेकिन ये सब चीज आपको नेशनल पार्क में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड फॉस्टरिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, समझ में आ गया। देखो ये यूनेस्को को वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व्स को है सो डिक्लेयर किया गया है बना करके, ऐसा है ना। तो देखो जो सबसे अंदर का जो हिस्सा है दिस इज द कोर एरिया, है ना, कोर एरिया है ना, 3 नंबर यहाँ पे कोर है। कोर एरिया में आप देखो तो जो भी फॉरेस्ट है, जो भी एनिमल्स है, ये आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद सेकंड जो है बफर जोन हो जाएगा। बफर जोन, बफर जोन में कुछ हैबिटेशन ये सब थोड़ा बहुत अलाउड है। यहाँ पे देखो रिसर्च के लिए आपको ऐसा कुछ बनाया हुआ है, रिसर्च एरिया ये सब यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। और सबसे लास्ट में आ जाएगा ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन सबसे आउटर मोस्ट ये जो है, यहाँ पे आपको लोकल कम्युनिटीज रहेगा जो कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट भी रहेगा, उनको सस्टेनेबल वे में कंज्यूम करने के लिए है सो अलाउ भी किया जाता है ना। तो ये सब चीज
दिस इज ऑल अबाउट योर बायोस्फीयर रिजर्व्स। एग्जाम में क्या पूछता है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में? तो एक तो लोकेशन मैच कराने के लिए पूछ देगा कि बताओ ये रिजर्व कहाँ है ना, कौन से स्टेट में है ना, इस तरीके से पूछेगा। या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके ऊपर भी सवाल पूछता है ना। तो आपको याद रखना है जो लोकल कम्युनिटी वाला एंगल है उसको हमेशा ध्यान रखना है ना, वो जरूर आपके स्टेटमेंट में रहेगा अगर उसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है। ठीक है, सो बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया एंड देयर ईयर ऑफ डेजिग्नेशन है ना। तो ये दोनों सेम ही है, इधर इंग्लिश और उधर हिंदी करके है। सो नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये 3 राज्यों के बीच में है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, कि बताओ कि नीलगिरी जो है वो किन 3 राज्यों के बीच में है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों में है, याद रखना है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु आंसर कर दिए, सिर्फ केरल आंसर कर दिए, नहीं। नीलगिरी इज बिटवीन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक, तीनों राज्यों में होगा। ठीक है, 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है ना। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। ठीक है, दूसरा नंदा देवी। नंदा देवी लद्दाख, हाँ, तो नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 18 का लोकेशन याद रखो, एग्जाम में पूछता है एकदम। बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में, ये सब का नाम याद करना। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी। नोकरक कहाँ है? मेघालय में है ना। नोकरक इज इन मेघालय। 1988 में इसको है सो डिक्लेयर किया गया बायोस्फीयर रिजर्व है ना, नोकरक को भी किया गया। ग्रेट निकोबार एंड है ना, तो जाहिर सा बात है कि अंडमान निकोबार नहीं होगा है ना। गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार। तो देखो ये कैसा बायोस्फीयर रिजर्व है, टेरेस्ट्रियल है कि मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है? तो मरीन बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार जो है ना, इट इज ए मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है मानस। मानस तो हर चीज में, मानस नेशनल पार्क भी है, मानस रिवर भी है, मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मानस है ना। तो मानस कहाँ? असम में है ना, असम। ठीक है, असम। सुंदरबंस जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल, सिमलीपाल है ना, एग्जाम में ये सब फेवरेट है, सब चीज। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है सिमलीपाल। डिब्रू सैखोवा ये कहाँ पे है? असम में। डिब्रू सैखोवा असम में है। दिहांग दिबांग, तो दिहांग रिवर से आपको याद होगा, ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिकली हेड स्ट्रीम है दिहांग दिबांग, ये सब तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा है ना, अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये याद रखना पंचमढ़ी। कंचनजंगा सिक्किम, सिक्किम। अगस्ता मलाई, हाँ दोनों राज्य में है, तमिलनाडु में भी है और केरला में भी है, दोनों के बॉर्डर वाले रीजन पे है। ठीक है, अशंखवर अमरकंटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, कच्छ, रन ऑफ कच्छ बेसिकली गुजरात है ना। कोल्ड डेजर्ट है ना, हिमाचल प्रदेश। ये याद रखना, कई बार आपको ना लद्दाख ये सब एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश और शेषाचलम आंध्र प्रदेश, शेषाचलम ये सब याद रखना। सो दीज आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। ठीक है, चलो तो ये आप चाहो तो इसका नोट करके रख सकते हो है ना, नहीं तो बाद में पीडीएफ से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये सब याद करके रखो, एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा कि कंचनजंगा तो खैर सब कॉमन है, पंचमढ़ी कहाँ है ना, शेषाचलम कहाँ है ना। पन्ना में जैसे देखो तो पन्ना में बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पन्ना में टाइगर रिजर्व भी है ना, नेशनल पार्क सब भी है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा आप देखो इन जनरल इसका एरिया है सो ज्यादा बड़ा होगा है ना। और एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में नेशनल पार्क हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकते हैं है ना, तो ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है, नेशनल पार्क, हाँ कोर हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर होगा बेसिकली वो एक नेशनल पार्क होता है। हालांकि इंडिया में नेशनल पार्क का संख्या 108 के राउंड है। ठीक है, 106 है, मैं एक बार देखना तो 108 है शायद, वो चेंज होते रहता है। 106 ही है, 106 होगा, तो सबसे ज्यादा एमपी में है। तो नेशनल पार्क बेसिकली बहुत ज्यादा है इंडिया में, लेकिन एज कंपेरिजन देखो तो बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये मैप पे भी है, मैप पे लोकेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट
हिमाचल ये गलत दे दिया है क्या? यहाँ होगा कोल्ड डेजर्ट, एक बार सर्च करना तो। हिमाचल में आ रहा है ना? तो ये गलत कैसे एटलस पे दिखा दिया ये? अच्छा स्ट्रेच, एक मिनट, इट स्ट्रेच फ्रॉम लद्दाख इन द नॉर्थ एंड इंक्लूड द पिन वैली केवल। विकिपीडिया पे तो हिमाचल प्रदेश ही दे रहे हैं। एचपी में ही है ना? वही तो, क्योंकि पीछे वाला जो लिस्ट है वो मिनिस्ट्री के वेबसाइट से मैंने दिया है। एक मिनट यूनेस्को को वेबसाइट पे देख लेते हैं ना। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द हिमालयस एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम लद्दाख इन द नॉर्थ ऑफ किन्नौर इन द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द साउथ। एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी सेड टू कंप्राइज द लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख डिवीजन, स्पीति रीजन, लाहौल एंड पार्ट ऑफ। अच्छा ये दोनों में आएगा यार, इसका जो एरिया है ना, इसको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं लिखना है। कोल्ड डेजर्ट का एरिया जो है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व दोनों में आएगा, ठीक है, दोनों में आएगा है ना। तो कोल्ड डेजर्ट जो है ये बेसिकली लाहौल स्पीति वैली भी इंक्लूडेड है और लद्दाख भी इंक्लूडेड है ना, दोनों हो जाएगा यहाँ पे। हाँ तो दोनों कर देना है ना, क्योंकि यूनेस्को के वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे हम देख के बता रहे हैं। अरे क्लियर लिख दिया ना। Administratively, it can be said to comprise the Leh and Kargil districts of Ladakh division in Jammu and Kashmir and also Spiti region of Lahul and Spiti district in Himachal Pradesh। समझ में गया? दोनों एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें, तो ये दोनों स्टेट में है बेसिकली, मतलब अब तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया, तो आपको लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों में आ जाएगा, ठीक है, लद्दाख प्लस हिमाचल प्रदेश दोनों में आ जाएगा। लाहौल स्पीति वैली सब इसी के अंदर में आएगा, कोल्ड डेजर्ट में आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में है ना, हिमाचल प्रदेश जो है दिया हुआ है, वो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट से जो मैंने किया वो भी हिमाचल प्रदेश ही है, लेकिन यूनेस्को का ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करो, दोनों जो है उसमें बता रहा है, ठीक है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है ना, कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा, मानस आसाम में हो जाएगा, नोकरक मेघालय में हो जाएगा है ना। दिब्रू सैखोवा को जो है अरुणाचल में ले गया, उधर नहीं होगा, ये बेसिकली आसाम में है। और दिबांग जो है अरुणाचल में हो जाएगा। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, पंचमरी मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश है ना, अचंकमर अमरकंटक तो दोनों के बाउंड्री पे है, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शेषाचलम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश, नीलगिरी तीनों में आ जाएगा, कर्नाटक तमिलनाडु केरला तीनों में, और अगस्तामलई केरला तमिलनाडु और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एक ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, कई बार आपसे पूछ सकता है नॉर्थ से साउथ बताओ कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट दे देगा, पन्ना लिख देगा है ना, और एक शेषाचलम लिखेगा, ऐसे करके, तो याद रखना कौन सा किधर है। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र है ना। दीज आर द डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स। गवर्नमेंट कौन सा, तो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट करता है ना, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट करता है किसी भी नेशनल पार्क को डिक्लेयर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर है ना, दोनों के पास पावर्स है। हाँ, अगर कोई लैंड को ट्रांसफर कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तो वो उसको भी डिक्लेयर किया जा सकता है भाई। कभी कभी लद्दाख में घूमने चले जाता है ये, अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व अच्छा ठीक। Human activities like agriculture, industrial operations and logging are strictly prohibited in national parks। समझ में गया? यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होंगे है ना, क्योंकि यही मेन रीजन है जिसके वजह से सारा विनाश हो रहा है ना। तो नेशनल पार्क तो वैसे भी एक ऐसा एरिया है जो कि थ्रेटेंड है, और ह्यूमन एक्टिविटीज को आपने और अलाउ कर दिया
तो जो भी बचा खुचा रहेगा उसको भी ये सब लेके चला जाएगा। कल देखे बांग्लादेश का, है ना, तो प्रधानमंत्री आवास से जिसको जो मिल रहा है ना, कुर्सी उर्सी सर पे उठा के ले जा रहा है। एक को देखे कि फ्रिज में से इतना बड़ा मछली पकड़ के कंधे पे ले जा रहा है, कोई है सो चिकन खा रहा है, जो जिसको जहां जैसा मिल रहा है लूटपाट मचा दिया वहां पे। कोई उसके बेड पे सोया हुआ है ना, देखे कि नहीं? हाँ वही ना, वही बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। बांग्लादेश का हाल एकदम, लेकिन कल देखे फिर शाम में मतलब रात में न्यूज में आ रहा था कि वहाँ की जो आर्मी है वो बोला कि आज से नॉर्मल से स्टार्ट कर देंगे। ये मतलब क्या नॉर्मल सी करेगा? पूरा तुम्हारा जो है सिस्टम पूरा हिला के रख दिया है, बोले नॉर्मल सी लेकर के आ जाएंगे, है ना, फेल्ड स्टेट की तरफ पे ये नॉर्मल सी आने वाला है। ये अभी सपना देख रहे हैं लोग। दिक्कत है कि इंडिया को दिक्कत हो जाएगा यार, अब सब कुछ दो अब उसको, वो प्रॉब्लम है यहाँ, है ना। स्टैचू तोड़ रहा है ना, बहुत ज्यादा मतलब जो है एनार्की फैल गया वहां पे। कौन इंडिया? कौन? सीडीएस आर्मी के बारे में बोल रहे हो? मतलब टेक ओवर करने का? क्यों करेगा यार? देखो इंडिया का, अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, नहीं देखो नहीं पावर की बात नहीं है। देखो इंडिया क्या है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके भी पावर्स, जिसके भी फंक्शंस जो हैं उसको डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। दूसरा, इंडिया का जो फिलोसफी, जो कोर फिलोसफी यहाँ पे रहा है ना, वो टॉलरेंस का रहा है ना। इस चीज को समझो, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पे टॉलरेंट सोसाइटी रही है ना, एज कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज। वहाँ पे इनटॉलरेंट सोसाइटी जो है सो ज्यादा है। इस वजह से आपको जो भी देश अपने आसपास अगल बगल नजर उठा के देखोगे, वहाँ पे सिविल अनरेस्ट आपको पाया जाएगा, है ना। अपने गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे रिवोल्ट्स होते रहेगा। इंडिया में अगर गवर्नमेंट कुछ उल्टा पुल्टा कर भी देगा ना, तो जुडिशरी कहीं ना कहीं आपको आकर के सेव करेगा, है ना। अभी जैसे देखो यही वाले केस में जो सिविल सर्वेंट्स का जो डेथ, मतलब ये एस्पिरेंट्स का जो डेथ हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, है ना, कि जो है कोचिंग्स इन द दिल्ली हैव बिकम द डेथ चैम्बर्स। और एमसीडी को भी लताड़ा, है ना, केजरीवाल गवर्नमेंट को भी लताड़ा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लताड़ा, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्टेब्लिश किया है, इट इज मोर मतलब कि रेजिलिएंट एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। बाकी देश में क्या होगा, संविधान बनाएंगे, पता चला 20 साल का उसी संविधान को निरस्त कर देंगे, मान भी नहीं करेगा वहां का लोग, और फिर से नया संविधान लिखाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है ना। तो ये जो हमारा जो नेशन बिल्डिंग का जो आप देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कॉन्सेप्ट जो आया है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया है, ये बहुत ही मतलब वेल ड्राफ्टेड वे में ऐसा बनाया गया है ना। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि यहाँ पे सिविल अनरेस्ट हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत नाराजगी गवर्नमेंट के खिलाफ रहता है ना, कुछ चीजों को लेकर के जो है लोग कई बार प्रोटेस्ट, ये सब जैसे कि फार्मर्स है ना एजिटेशन हो गया, या फिर स्टूडेंट्स एजिटेशन कई बार होता है। लेकिन वो इस तरीके से नहीं जाएगा कि गवर्नमेंट को जो है जाकर के पार्लियामेंट में घुस गए, है ना, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, वो नौबत यहाँ पे उस तरीके का कभी नहीं है। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स में देखो ह्यूमन एक्टिविटीज like agriculture, industrial operations, and these are strictly prohibited, है ना, in national parks, ठीक है। although some regulated tourism may be allowed, है ना, कुछ regulated tourism है सो allowed रहता है, ठीक है। कुछ एरियाज में, है ना। देखो नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर कौन करेगा? डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स, ये है आर्टिकल 35 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ऑफिशियल। मैंने आपको जो है स्टेटमेंट वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया है कि क्या लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। whenever it appears to the state government, देखो, whenever it appears to the state government that an area, whether within a sanctuary or not, is by reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological or geological association or importance, needed to be constituted as a national park for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife therein or its environment, it may by notification declare its intention to constitute such area as a national park। समझ में गया? यानी कि जब भी किसी राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र को, चाहे वह किसी अभयारण्य का के अंतर्गत हो या ना हो, उसके पारिस्थितिकी
जीव जंतु, पुष्प, भू आकृति विज्ञान या प्राणी विज्ञान संबंधी संबद्धता या महत्व के कारण उसमें वन्य जीवों या उसके पर्यावरण की सुरक्षा, प्रसार या विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किए जाने की आवश्यकता है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है। समझ में आ गया? इसी एक्ट में और आगे पढ़ोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यह अधिकार प्राप्त है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने किसी लैंड को लीज पे दे रखा है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है, उसको नेशनल पार्क बना सकता है। समझ में आ गया? है ना? लेकिन मेन किसके पास अधिकार है? तो राज्य सरकार के पास में अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सब सीखने को मिला कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यहाँ पे, है ना? ठीक है, अब वैसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क इंडिया में, है ना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। आप इसको चाहो तो, है ना, नोट देखो, चाहो क्या, इसको याद करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसको याद करके रखो। जैसे कि अगर केरला में कई बार पूछता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला में है ना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। पेरियार तो खैर सबको, है ना, मालूम हुआ कि केरला में है, रिवर भी है उधर, है ना, इस वजह से। हाँ, है ना। महाराष्ट्र में क्या पूछेगा, जैसे कि पेंच, एमपी में भी आएगा, महाराष्ट्र में, है ना। तदोबा, हाँ, तदोबा एक टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, नेशनल पार्क भी है तदोबा, है ना, ये सब। हाँ, अब जैसे कि कर्नाटका में देखो, वहां पे बांदीपुर ये सब आ जाएगा, है ना। वो आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा कर्नाटका किधर है, ये रहा, देखो बांदीपुर इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। बांदीपुर जो है सो टाइगर रिजर्व भी है। बनेरघट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेरघट्टा इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व और एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, नागरहोल, है ना, नागरहोल ये भी कर्नाटका में है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर। गुजरात में रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है ना, गिर किधर है, राजस्थान इसलिए गुजरात है। हाँ, ये रहा गुजरात। गुजरात में देखो तो गिर है ना, गिर है। मरीन गल्फ ऑफ कच्छ है ना। ये बाकी वंशदा भी है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। गिर और रन ऑफ कच्छ आपको समझ याद करके रखो। गिर इकलौता ऐसा रिजर्व है जहाँ पे एशियाटिक लाइन है सो पाया जाता है। समझ में गया, है ना। एशियाटिक लाइन जो है इंडिया में सिर्फ एक ही रिजर्व में पाया जाता है, गिर रिजर्व में, जो कि गुजरात में है। समझ में गया, है ना। उसका यूट्यूब पे वीडियोस देखना वायरल होते रहता है कि रात में जो है ना, मतलब गाँव में सीसीटीवी कैमरा ये सब लगा रहता है कई जगह पे, है ना। तो रात में देखोगे कि झुंड में 3-4 शेर वेर जो है सो रोड पे मोहल्ले में घूमते रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ कुत्ता लोग घूमता है ना रात में, वैसे शेर घूम रहा है। तो वो सभी गिर के आसपास का है, सो रिजर्व के आसपास का हैबिटेट है ना। तो हमको तो सोच के लगता है कि रात में कोई अगर बाहर निकलेगा, पता चला कि सामने में शेर से पाला पड़ गया है, तो क्या हालत होगा वहां पे, है ना। लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं कि वो लोग आदमी को देखे कुछ नहीं कर, हमला नहीं जाता है वो लोग। अरे वो कैसे हो सकता है? नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो एक कस्टम्ड हो गया है गाड़ी देख देख के, है ना। लेकिन अब जैसे कुत्ता लोग बगल में रहता है, हम लोग जाते हैं तो कई बार भगोड़ लेता है ना, कि आओ भाई काट लेते हैं। अगर शेर वैसा कुछ हमला कर दिया फिर तो कहानी खत्म है ना फिर वैसे। व्हाट इफ नेशनल पार्क टू मोर देन वन स्टेट में करना है तो ठीक है, दोनों स्टेट है सो एग्री करके करेगा, है ना। नेशनल पार्क अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, इंटर स्टेट जो है कोऑर्डिनेशन करने के बाद वैसा डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि इस लॉ में और भी प्रोविजंस होंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये है आपका, है ना। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, क्या नाम है? वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क बेसिकली, है ना। देखो, कोई नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, अगर वहां पे टाइगर पॉपुलेशन अगर है तो उसके कंजर्वेशन के लिए उसको एज ए टाइगर रिजर्व भी हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, है ना, कई बार। ठीक है, हेमिस, हेमिस कहाँ पे है? लद्दाख में। हेमिस कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। केबुल लमजाओ मणिपुर में, है ना, केबुल लमजाओ मणिपुर में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का आप याद रखो। मानस कहाँ पे होगा? असम में हो जाएगा, है ना, मानस। और एक मिनट, हाँ, नमदाफा, ये इंपॉर्टेंट है। नमदाफा कहाँ पे पाया जाता है, मतलब पाया नहीं जाता है कहाँ पे?
अरुणाचल प्रदेश। नमदाफा किस लिए फेमस है, कौन से स्पेसीज के लिए, किसी को मालूम है? फ्लाइंग स्क्विरल के लिए, ठीक है। फ्लाइंग स्क्विरल जो है नमदाफा नेशनल पार्क में पाया जाता है। फ्लाइंग स्क्विरल मतलब कि अगर कभी देखोगे उसका अगर कैसे क्या होता है, तो हाँ स्क्विरल है ना, फ्लाइंग स्क्विरल के लिए पाया जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो नमदाफा जो है, कई बार आपसे पूछता है एग्जाम में, है ना। नमदाफा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। एंड इट इज फेमस फॉर फ्लाइंग स्क्विरल। फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाला गिलहरी जो होगा ना, वैसा कुछ यहाँ पे पाया जाता है। मतलब वो ग्लाइड करता है, उसका जो स्किन साइड लिम्स जो होता है ना, स्किन वो थोड़ा सा और फैल जाता है ना, तो ताकि वो ग्लाइड हवा में काफी दूर तक कर जाता है, ऊपर से कूदेगा तो काफी ग्लाइड करके आगे चला जाता है, इस वजह से उसको फ्लाइंग स्क्विरल है सो बोला जाता है ना। ये हो गया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो महात्मा गांधी मरीन जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे पूछा जाता है, और अधिकतर लोग इसको गलत करके आते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, याद कर लो ये, है ना। ये आपको 80% केस में एग्जाम में, है ना, ये पूछता है, बहुत बार पूछता है कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है, मरीन नेशनल पार्क, वो कहाँ है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है ना। बाकी सैडल पीक, है ना, कैंपबेल बे, ये सब तो नाम से ही लग रहा है कि वहां पे होगा, है ना, उस पर कंफ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश में देखो तो बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ है। डायनासोर फॉसिल्स जो है वहां पे, पेंच है, कान्हा है, कूनो है ना, पन्ना है ना, और सब पूरा ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंच, कान्हा, कूनो, पन्ना ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ वेस्ट बंगाल में बक्सा है, बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व भी है ना, वेस्ट बंगाल में है। जल्दापारा है ना, और सुंदरबन तो है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क जो है उसको आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा किस में है, तो मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश में आपको और भी याद होगा, देखो मध्य प्रदेश जो है, आप देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर भी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी वहां पे है, और इंडिया में सबसे ज्यादा बाघ भी वहीं पाया जाता है। हाँ। जिम कॉर्बेट होगा, 1936 होगा शायद ना। नहीं तो देखो जिम कॉर्बेट जो है सो सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड जो है सो टाइगर रिजर्व होगा, है ना। हालांकि टाइगर रिजर्व जो बाद में जो डिक्लेयर किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके बाद बेसिकली चीजों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया गया। बट इंडिया में जो फर्स्ट डिक्लेयर्ड जो टाइगर रिजर्व होगा वो आपको जिम कॉर्बेट होगा, उत्तराखंड का, है ना, उत्तराखंड का, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका लिस्ट जहां भी मिले याद कर लेना, बुक में वो बहुत जगह रहता है ना। मैं तो ये पीडीएफ नहीं, नहीं नहीं बांध, वो जिम कॉर्बेट बहुत पहले का है, देखो ना। चलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं, है ना। वन्य जीव अभयारण्य, सो दीज आर आल्सो द प्रोटेक्टेड एरियाज, और ये भी आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, है ना, तहत ही डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी दोनों। And it is for the conservation of wildlife and their habitats. Unlike national parks, wildlife sanctuaries often permit some level of human activity such as grazing, forestry operations, and even certain forms of tourism, as long as these activities do not adversely affect the wildlife. तो कहने का मतलब है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये थोड़ा सा लिबरल होता है इन कंपेरिजन टू द नेशनल पार्क, और यहाँ पे आपके लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी जो सब है सो अलाउड रहता है, जैसे कि ग्रेजिंग, है ना, वहाँ पे आप जाकर के अपना गाय भैंस ये सब चढ़ा सकते हो, ठीक है। और फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस, है ना, और कुछ टूरिज्म का जो फॉर्म है वहां पे अलाउड रहेगा। की फीचर्स क्या है, व्हाट आर द की फीचर्स? पहला है कि कंजर्वेशन फोकस, है ना, तो कंजर्वेशन तो खैर नेशनल पार्क में भी रहेगा, यहाँ पे भी कंजर्वेशन फोकस रहेगा। सो इट इज प्राइमरी एम्ड एट प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। समझ में गया? देखो स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ एनिमल्स यानी कि मुख्य रूप से जानवरों की विशिष्ट प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा जो है उसके उद्देश्य से, है ना, गठन किया जाएगा वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा परमिसिबल एक्टिविटीज, रेगुलेटेड एक्टिविटीज दैट डू नॉट हार्म वाइल्ड लाइफ। अब ऐसा नहीं कि आपको अलाउ कर दिया तो जाके वहां पे शिकार करने लगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। सो मोर लेनियंट कंपेयर टू द नेशनल पार्क। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेनियंसी जो है सो ज्यादा होगा नेशनल पार्क के कंपेरिजन, ठीक।
एंड मैनेजमेंट गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स विद स्पेसिफिक रेगुलेशंस टू इंश्योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि जनरली नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसको डिक्लेयर करता है, तो रेगुलेशन भी वही करेगा, है ना। अब जैसे कि कुछ प्रीडोमिनेंट स्पेसीज जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। रन ऑफ कच्छ पूछता ही है, कई बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन पूछेगा ये कि वाइल्ड एस जो है जंगली गधा कहाँ पे पाया जाता है, तो रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है, ठीक है। कल बताए थे खड़ाई कैमल्स के बारे में बताए थे, है ना। तो ऐसा जो है ना, जो अतरंगी जानवर सब जो है वहीं पे पाया जा रहा है ना, वाइल्ड एस, खड़ाई कैमल्स, ठीक है, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसेरस, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। वन हॉर्न राइनोसेरस, है ना। राइनोसेरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गेंडा, है ना। तो जनरली राइनोसेरस को देखोगे तो 2 हॉर्न्स होते हैं, है ना, उसके नाक के ऊपर में देखोगे ऐसा, है ना, पॉइंटेड निकला रहता है। तो एक 2 हॉर्न भी होता है, एक 1 सिंगल हॉर्न भी होता है। तो काजीरंगा जो है सो 1 हॉर्न राइनोसेरस। अच्छा वो बताओ क्या वो बोन होता है या फिर क्या होता है? हाँ हाँ, बेसिकली वो देखो ना, जो हार्डेंड हेयर है बेसिकली वो, है ना। तो वो हाँ, वो मतलब कि बोन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि गाय वाय का जो सींग विंग होता है वैसा नहीं होता है वो। एलिफेंट्स तो खैर सब जगह है, पेरियार नेशनल पार्क केरला। एशियाटिक लायंस, गिर, गिर, है ना। अभी जो है 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट लायन को है सो इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट लायन। इसके पीछे का रीजन तो ठीक है कि चलो एशियाटिक लायंस को कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द प्रोजेक्ट लायन, है ना। लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है कि एशियाटिक लायंस जो है सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है ना। सपोज कि कभी ऐसा कुछ, है ना, महामारी फैल जाए वहां पर, ठीक है, कि गिर नेशनल पार्क एरिया में कुछ ऐसा महामारी फैल जाए, तो हो सकता है ना कि ये पूरा का पूरा है समाप्त हो जाए एशियाटिक लायंस, है ना। तो इसी वजह से जो है प्रोजेक्ट लायन को इंट्रोड्यूस किया गया है 2020 में, है ना, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें एशियाटिक लायंस को ट्रांसलोकेट किया जाएगा दूसरे, है ना, और भी हैबिटेट्स में, ताकि उसको डिस्पर्स्ड वे में जब रखेंगे तो बेटर कंजर्वेशन, बेटर प्रोटेक्शन हम लोग उसको कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब जगह एक ही साथ सब लोग बीमार पड़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो सब मेजर्स को देखते हुए इसका और भी दूसरे नेशनल पार्क में इसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है, एक बर्ड है, ठीक है, चिड़िया है, राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान गुजरात वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है संरक्षण बेसिकली देखो, ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है आई थिंक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना। तो वहां पे इसको बहुत ज्यादा संरक्षण प्राप्त है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। रॉयल बंगाल टाइगर तो सुंदरबंस में है। ऑलिव रिडले टर्टल ओडिशा में। गहीर माथा, ठीक है, ये याद रख लो, गहीर माथा टर्टल सेंचुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उड़ीसा से जब भी सवाल पूछेगा ना तो 2 सवाल पूछता है, या तो सिमलीपाल पूछेगा या फिर गहीर माथा पूछेगा। सिमलीपाल किसके लिए फेमस है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है ना, उसको लिख लो अपने कॉपी में। जो सिमलीपाल होगा, शायद आगे होगा भी पता नहीं, अगर नहीं है तो देख लो। जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, खारे पानी का मगरमच्छ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है, ये कहां पे पाया जाता है, सिमलीपाल सेंचुरी है उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। और दूसरा ओलिव रिडली टर्टल्स, गहीर माथा टर्टल सेंचुरी उड़ीसा में। हालांकि ओलिव रिडली टर्टल सिर्फ उड़ीसा में नहीं पाया जाता है, ये इंडिया के थ्रू आउट द कोस्ट में है, आपको पाया जाएगा, बट उड़ीसा में ज्यादा ये है आता है। अच्छा ये बताओ ओलिव रिडली टर्टल जो है सो फ्रेश वाटर का है या फिर सैलाइन वाटर का है? ओशंस का है टर्टल, समुद्र का टर्टल है ये, है ना, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा न्यूज में ही रहता है, वो जो है हमेशा न्यूज में रहता है। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है आई थिंक, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है ये, ठीक है। इसका खासियत क्या है ओलिव रिडले टर्टल का, है ना, ये क्या करेगा कि हमेशा इसका जीवन जो है समुद्र में व्यतीत होता है, ठीक है। ये बस एग्स लेइंग करने के लिए कोस्टल एरियाज में आते हैं, हाँ, है ना, मतलब ये इसका है कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका ओलिव रिडले टर्टल का। और इसका साइज भी बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि छोटा कछुआ, ये बड़े बड़े साइज का कछुआ ये होता है, ठीक है।
और ये आपको ओशन में पाया जाएगा और कोस्टल एरियाज में एग्स लेकर के फिर वापस समुद्र में लौट जाता है ना। हाँ, टर्टल का ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है ना। यहाँ पे जो है इसमें देखोगे बहुत ज्यादा इनके पॉपुलेशन जो एग्स जो है ना, वो उससे बच्चे सब नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि कोस्टल रीजन्स में लाइट पॉल्यूशन ये सब बहुत ज्यादा होता है लाइट वाइज की वजह से। तो ये लोग ना, जो टर्टल है ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये कोस्ट है कि क्या है, वहां पे पहुंच ही नहीं पाता है। तो इनके कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए अब क्या किया गया है कि कोस्ट से पहले जहां जहां पे ये सब एग्स लेइंग करने के लिए आते हैं, उसके 2-3 किलोमीटर पहले से ही जो है फेंसिंग कर दिया जाता है कि वहां पे कोई जाएगा ही नहीं, है ना। उस तरीके से प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड किया जा रहा है बॉलीवुड ग्रेडलेग टर्टल्स, है ना। डॉल्फिन्स तो ये बिहार में है अपना, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है ना, ठीक है। वल्चर, है ना, रामदेवर बेट्टा वल्चर सेंचुरी कर्नाटका, है ना। अगर पूछे कभी एग्जाम में तो देख लेना ये अगर। अच्छा ये बताओ, वल्चर का जो पॉपुलेशन है वो किस वजह से कम हो गया था, क्या रीजन है? गिद्ध जो होता है सर, वो गाय सबको जो दवाई देके मर जाता है, दवाई देता है, उसको खाने के कारण उसमें कैसा है? कौन सा दवाई? डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक बेसिकली एज ए पेन रिलीवर यूज होता है और गाय वाय में, है ना, उनसे ज्यादा मिल्क हमें मिल सके उसके लिए भी ये सभी इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो जो डिक्लोफेनेक है बेसिकली, है ना, डिक्लोफेनेक, तो वल्चर्स बेसिकली क्या है? दीज आर द स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, स्कैवेंजर्स का मतलब होता है कि जो भी डीकम्पोजिंग जो मीट वीट जो है, जैसे कि कोई डेड एनिमल है ना, इस तरीके से उसको खा करके कंज्यूम करके जो है हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखेगा। इस वजह से इसको नेचुरल स्कैवेंजर्स बोलते हैं, है ना, जो वल्चर है। तो अब सपोज कि बहुत ज्यादा जो गाय है जिसको हम लोग डिक्लोफेनेक ये सब दे करके उससे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन ये सब कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सब डिक्लोफेनेक उसके बॉडी में सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, बायोमैग्निफिकेशन जिसको कहते हैं। तो जब उसके मीट को ये सब वल्चर खाएगा तो उनका जो गट है बेसिकली, जो इंटेस्टाइन है ना, वो फेल हो जाता था, समझ में गया। अब वो खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल, तो डेथ हो जाएगा उसका, है ना। तो ये सबसे बड़ा रीजन पाया गया कि इंडिया में जो वल्चर का जो पॉपुलेशन है वो एकदम से कम होने लगा बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डिक्लोफेनेक इन द मिल्चिंग एनिमल्स, समझ में गया, है ना। लेकिन अब उसके कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले देखो ना, कहीं भी आए दिन तुम रोड पे जाओगे, कोई जानवर मरा रहेगा तो उसके ऊपर 40-50 गिद्ध है सो बैठा रहता था। अब कहीं दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, अब इसके कंजर्वेशन पे जब ध्यान दिया गया है वल्चर्स को, इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, हिमालयन वल्चर्स होते हैं, आपको देखो तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वहाँ पे अलग वैरायटी का वल्चर्स पाया जाएगा, इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो अब उसको लेकर के बहुत ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स ये सब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। बियर, दारोजी बियर सेंचुरी हम्पी कर्नाटका है। संगाई डियर कल बताए थे, संगाई डियर, इसी को डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर, संगाई डियर। संगाई डियर कहाँ पे पाया जाएगा? तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक, है ना। बारासिंगा मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बारासिंगा आपको याद रखना है। इसको स्वैम्प डियर बोलते हैं, है ना, स्वैम्प डियर और ये संगाई डियर दोनों अलग है, ठीक है। बारासिंगा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। साइबेरियन क्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सेंचुरी है जी? केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे राजस्थान में भरतपुर में है, साइबेरियन क्रेन्स के लिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयलादेव कहाँ है? कोयलादेव कहाँ है? तो राजस्थान में भरतपुर में है, भरतपुर में, सवाई माधोपुर के पास में है भरतपुर। ये सब जेटॉन्स कॉर्सर, है ना, ये है श्रीलंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, है ना। घड़ियाल बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का पेट क्वेश्चन, यूपी बेसिकली, हाँ मतलब चंबल में है ना, चंबल रिवर में पाया जाता है। तो यूपी, राजस्थान, एमपी, है ना। ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल, देखो ये दूसरा स्क्विरल है, ये फ्लाइंग स्क्विरल नहीं है, ठीक है। ये है श्री विलीपुतुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा, त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड। स्नो लेपर्ड
हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क में, ठीक है, लद्दाख में। हेमिस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि हेमिस कहाँ पे है, तो लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। हुलक गिब्बन असम में। ये क्या है हुलक गिब्बन? गिब्बन क्या होता है? हाँ, मंकी जैसा होता है ना, हालांकि हाँ प्राइमेट्स है बेसिकली, लेकिन ये मंकी नहीं है ना, इसको समझो। गिब्बन एक अलग ही वैरायटी हो जाता है, जैसे कि एप्स, चिंपांजीज है ना, तो वैसे ही गिब्बन एक अलग वैरायटी हो जाता है, ठीक है। गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर कहाँ पे है? चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, है ना। और जो नीलगिरी में पाया जाता है उसका क्या नाम है? एक मतलब लंगूर नहीं है बट काफी फेमस बंदर का एक वैरायटी है, क्या बोलते हैं उसको? नीलगिरीज में पाया जाता है, किसी को बताओ? नहीं? लाइन टेल्ड मैकेक नाम सुने हो? नीलगिरीज में पाया जाता है मैकेक, यस, है ना। लाइन टेल्ड मैकेक बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। लायन टेल्ड, हाँ मतलब अब हम लोग के हिसाब से सब तो बंदरे है जी, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है वो अलग हो जाता है सबका, है ना। मैकेक का स्पेलिंग क्या होगा? QUE, है ना, मैकेक ऐसा कुछ स्पेलिंग होता है इसका, देख। लाइन टेल्ड मैकेक बेसिकली जो है नीलगिरीज में पाया जाता है, ठीक है। हंगुल, हंगुल दक्षिंगम सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दक्षिंगम कहाँ है? दक्षिंगम कहाँ है? लोकेशन आपको याद, एग्जाम में पूछता है। दक्षिंगम जम्मू एंड कश्मीर में है दक्षिंगम। किसके लिए फेमस है? हंगुल, हंगुल कश्मीरी स्टैग, ये बेसिकली डियर के जैसा होता है ना, हिरन के जैसा होता है, ठीक है। नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर तो जाहिर सी बात है नीलगिरी में है, तो केरला वाले रीजन में है। ये क्या है नीलगिरी तहर? स्क्विरल नहीं है, तहर जो है गोट के जैसा रहता है, और ये आपको है ना माउंटेन्स हिल्स, काऊ नहीं, बकरी के जैसा दिखेगा, भेड़ के जैसा दिखेगा, है ना। ये आपको पहाड़ी ढलानों पे आपको पाया जाएगा नीलगिरी तहर जो है। और रेड पांडा कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, रेड पांडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक जो वो पांडा होता है व्हाइट एंड ब्लैक वाला, तो वो उससे उसी के जैसा दिखता है बट थोड़ा सा डिफरेंट रेड पांडा रहेगा, इसका पूंछ थोड़ा बड़ा होता है। तो ये आपको जो है कंचनजंगा में बेसिकली सिक्किम में पाया जाएगा रेड पांडा। तो ये सभी स्पीसीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क में है, सो मोस्ट प्रोमिनेंटली पाया जाता है, ठीक है। चलो, प्रोजेक्ट टाइगर है सो कब लॉन्च किया गया था? 1973 में, है ना। उसी साल केशवराम भारती जजमेंट भी आया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, ये डेट आपसे एग्जाम में है ना बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि कब लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया। 1973 में लॉन्च किया गया। ए मोबाइल बंद करो, इधर देखो, कब लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में, ठीक। चलो ध्यान है मतलब इधर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर इज ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973, है ना, ये आपको याद रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स, जिसको पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, है ना, इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। द प्रोजेक्ट एम्स टू इंश्योर ए वाइबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इंडिया फॉर साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। तो देखो क्या सब की ऑब्जेक्टिव्स होगा, है ना। तो हैबिटेट को कंजर्व करो, है ना, जहां पे भी आपका रॉयल बंगाल टाइगर्स पाया जाता है उसके हैबिटेट को कंजर्व करो, है ना। एंटी पोचिंग मेजर्स जो है वहां पे ले, है ना। इसका मेन थ्रेटन क्या है? जो टाइगर वगैर है उसका बहुत ज्यादा है सो शिकार किया जाता था, है ना। पहले के जो राजा महाराजा लोग थे या फिर इवन ब्रिटिशर्स जो थे वो लोग उसको शिकार करते रहते थे, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसका वाइल्ड लाइफ जो है सो ट्रेड ये सब स्टार्ट हो जाएगा, है ना। टाइगर्स का जो स्किन है, उसके जो बोन्स है ना, उसका बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में सो डिमांड रहता है। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा आप देखिए तो टाइगर्स को मार देगा, है ना, लाइन को मार देगा, ऐसे करेगा, है ना। तो उन सारे प्रैक्टिसेस को है आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग कि किस तरीके से जो बंगाल टाइगर है उसका पॉपुलेशन किस वजह से घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके जेनेटिक रिसोर्सेज को कैसे आप सिक्योर करके रख सकते हो, उसके जीन पूल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हो। तो वो सभी चीज जो है रिसर्च और ये सब चीज इसमें रहेगा, है ना। और प्लस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, है ना, दैट मीन्स की it involves local communities in the conservation efforts and provide them with a sustainable
livelihood options to reduce their dependency on forest resources। तो ये सभी जेनरिक टर्म्स है, कोई भी कंजर्वेशन एफर्ट्स में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे कि द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन ऑफ 785 इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वहां पे सबसे ज्यादा बाघ आपको पाया जाएगा भारत में, है ना। ऐसा नहीं कि सुंदरबन वेस्ट बंगाल कर दिया आंसर, नहीं, आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है सो पाया जाता है। ठीक है, जो लास्ट जो सेंसस जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से, हो सकता है कल को डेटा चेंज हो जाए, बट अभी एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। उसका सेकंड नंबर पे कौन है? कर्नाटका है। ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, फिर उत्तराखंड है और महाराष्ट्र है ना। जैसे कि महाराष्ट्र में तदोवा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में हो जाएगा, है ना। उत्तराखंड में कौन सा? तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, है ना। राजाजी नेशनल पार्क भी वही है, उत्तराखंड में ही है ना। कर्नाटका में बांदीपुर, बनेरघट्टा, है ना, ये सभी आपको यहाँ पे बेसिकली टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ये पूछे कि कौन से एक पर्टिकुलर सेंचुरी में या फिर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है, स्टेट नहीं, किसी एक पर्टिकुलर सेंचुरी में, तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा। समझ में आ गया, है ना। तो जिम कॉर्बेट जो है सो लीड करेगा एक सिंगल नेशनल पार्क जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। लेकिन अगर पूरे राज्य की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बांदीपुर 150 है ना, कर्नाटका में। नागरहोल कहाँ है? गुजरात में टाइगर नहीं है, ये कर्नाटका है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नागरहोल है कर्नाटका हो जाएगा। बांधवगढ़ ये कहाँ है? एमपी में हो जाएगा, है ना। दुधवा यूपी, दुधवा यूपी। मुदुमलाई तमिलनाडु है ना। कान्हा मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, तदोवा महाराष्ट्र, और ये सत्यमंगलम तमिलनाडु है ना, और पेंच जो है एमपी हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टाइगर रिजर्व्स हो जाएंगे। इंडिया में कौन सा अथॉरिटी है जो कि टाइगर्स को कंजर्वेशन को है सो स्ट्रक्चर और ये सब ऑर्गेनाइज करके देखता है? ऑर्गेनाइज में कौन है? एनटीसीए। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। ठीक है, ये भी आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बनाया गया स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? हाँ, 1992 में लॉन्च किया गया था। हालांकि 91-92 लिखता है, बट 92 आप एग्जाम में आया तो 92 आंसर था। ठीक है, तो आपको याद होगा कल परसों वाले किसी क्लास में मैंने आपको बताया था कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है ना। क्या होता है कीस्टोन स्पीसीज? जो कि जिसका इकोलॉजी में सबसे ज्यादा जो है रोल रहे, योगदान रहे, दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज द कीस्टोन स्पीसीज। तो एलिफेंट जो है सो एक कीस्टोन स्पीसीज है। इसका मेन रोल देखो, इट डिस्पर्सेस सीड्स एंड सपोर्ट्स लार्ज असेंबलेजेस ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, मतलब कि जो भी जानवर है उसके पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करता है। कैसे? एलिफेंट्स आफ्टर फीडिंग ट्रांसपोर्ट प्लांट मटेरियल अराउंड इन देयर गट्स, मतलब कि इंटेस्टाइन्स में, एंड ड्रॉप देम ऑफ इन देयर डंग सेवरल किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर द प्लांट्स वेयर इनिशियली ईटन। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उसका जो सीड्स होगा, है ना, वो सभी बहुत ज्यादा दूर तक जाके उसको है सो फैला देता है। उसके वजह से जो प्लांट्स होगा उसका जो डाइवर्सिटी है वो है ना इंक्रीज होते रहता है ना, काफी एरिया में बढ़ जाएगा। ठीक है, these are known as ecosystem engineers। ecosystem engineers, they control resource availability for other species by modifying the physical environment around them and in doing so transform, maintain and create habitats। तो ये मतलब एलिफेंट अपने इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सो रोल प्ले करता है ना। इसी को कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट एलिफेंट ये सब चलाया गया देश में, है ना। और इसमें देखिए तो 1992 में बेसिकली, है ना, इसको लॉन्च किया गया था। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? हाँ, तो दो तरह का स्कीम देखो, भारत में कोई भी स्कीम होता है दो तरह का होगा। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। तो बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होगा ना
उस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्कीम को लॉन्च करेगा, उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। उसमें फंडिंग जो है रेशियो में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि अगर नॉर्मली 50-50 या 60-40 जो फंडिंग है उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन जो हिली स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पे 90-10 का रेशियो फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगर वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो। लेकिन अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स। ठीक है, टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा है ना, कि मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो उसको किस तरीके से रोकना है। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई जंगली हाथी है किसी ऐसे कम्युनिटी के लोगों के बीच में चला जाता है, फिर लोग उसको अल्टीमेटली मारवा देते हैं ना, तो उसको प्रिवेंट करना है कि ऐसा नौबत ही ना आए कि जो है हाथी जो है वो किसी मतलब गांव में चले जाए जहाँ पे लोगों पे हमला करे, या फिर लोग हैं तो जंगल में चले जाए उसको मार दे। ऐसा मतलब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की बात भी इसमें की जाती है। ठीक है, एंड ऑल्सो वेलफेयर ऑफ द कैप्टिव एलिफेंट्स। कैप्टिव एलिफेंट्स का मतलब हाँ, जैसे कि कोई सर्कस में है, जू में है, या फिर कुछ इस तरीके से है ना, तो उसका भी वेलफेयर का आपको बात यहाँ पे किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। तो आपको पीटी में ये सब चीज ऐसा नहीं पूछेगा, बट ईयर ये सब पूछ लेता है कि कौन से साल में है सो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइन अभी हाल फिलहाल का 2020 का है, सो इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोजेक्ट लाइन है ना, और एस्थेटिक लाइन को कंजर्व करने का बात करेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट लाइन इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट कंजर्विंग द एस्थेटिक लाइन है ना, पैंथेरा लियो पर्सिका, which is currently found only in the Gir forest of Gujarat। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लाइन बेसिकली एशियाटिक लाइन है और एक अफ्रीकन लाइन होता है। ठीक है, इस तरीके से एशियन चीता, अफ्रीकन चीता इस तरीके से होता है। तो दोनों के मतलब देखने में तो लाइन जैसा ही दिखेगा है ना, लेकिन उसका जो साइज होता है प्लस उसका जो हेयर का कलर होगा वो सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो एस्थेटिक लाइन है थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द अफ्रीकन लाइन्स है ना। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइन एम्स टू एड्रेस वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द लायन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग हैबिटेट लॉस है ना। सबसे जो मेन जो चैलेंज किसी भी स्पीसीज के लिए है कि उसका हैबिटेट है सो लॉस हो रहा है। ठीक है, जो निवास स्थान उसका है, प्लस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा है ना, जेनेटिक बॉटलनेक्स इश्यूज एक्सेट्रा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? तो हैबिटेट डेवलप करो, enhance the carrying capacity of existing habitat। what is the meaning of carrying capacity? carrying capacity मतलब कि अगर किसी इकोसिस्टम का अगर रिसोर्स कम हो जाएगा तो उसका कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता, या तो वाइल्ड लाइफ वहां पे डेथ कर जाएगा या फिर वहां से माइग्रेट कर जाएगा है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब अगर लाइन का हैबिटेट, तो जैसे कि लाइन के लिए जो शेल्टर्स है या फिर लाइन्स के लिए उसका जो फीड है जिसपे वो फीडिंग करता है, जैसे कि डियर का पॉपुलेशन हो गया उसको थोड़ा बढ़ाओ वहां पे है ना, तो वो सब चीज होगा, कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा हैबिटेट डेवलपमेंट में। ठीक है, ऑफ एग्जिस्टिंग हैबिटेट इन गिर एंड एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ न्यू साइट्स फॉर एस्टेब्लिशिंग लायन पॉपुलेशंस है ना। तो इसके पीछे का आइडिया वही है कि गिर से निकाल करके दूसरी जगह भी एक्सपैंड करो, नहीं तो कभी अगर ऐसा कुछ हुआ कि सपोज कि कोई एक वायरस फैल गया ऐसा जो कि पर्टिकुलर गिर में फैला, तो हो सकता है कि एक साथ पूरा का पूरा लायन स्पीसीज ही खत्म हो जाए है ना। इस वजह से दूसरे जगह पे सेंचुरीज बना दो, या फिर उसके जैसा जहाँ पे लायन सर्वाइव कर सकता है उस तरीके का हैबिटेट और भी जगह एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये हो गया। प्लस मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये तो हर जगह रहेगा है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में भी है, एलिफेंट में भी है, लाइन में रहेगा कि जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करना, उसको चेक करने की बात की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, improve the genetic diversity of the ascetic lion population through scientific interventions है ना, यानी कि उनका जो सपोज कि डिजीज रेसिस्टेंट उनको बनाओ है ना, बायोटेक का यूज ये सब करो, उनके लिए वैक्सीन जो है सो लेकर के आओ ताकि उनका डेथ विद मोर्टेलिटी ये सब सो रिड्यूस हो जाए है ना। तो ये सभी प्रोजेक्ट में रहेगा। डिजीज मैनेजमेंट, स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेज दैट कुड अफेक्ट द लायन पॉपुलेशन है ना, डिजीज ये सब कंट्रोल करो। प्लस इको डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब कॉमन चीजें हैं है ना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये भी 2020 में ही लॉन्च किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी ऑन 15 अगस्त प्राइम मिनिस्टर 2020 में लॉन्च किए है ना। और डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए
बोथ रिवराइन एंड मरीन डॉल्फिन्स। तो देखो डॉल्फिन्स बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक है सो रिवर में रहने वाला और एक ओशन में रहने वाला, है ना। तो रिवराइन डॉल्फिन अलग होगा, मरीन डॉल्फिन अलग होगा, है ना। लेकिन जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन होगा ये दोनों तरह के डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सिर्फ रिवर डॉल्फिन, ऐसा नहीं, है ना। लेकिन हाँ, इन जनरल जो गंगा का जो रिवर डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही है ना। तो गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है? इट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? तो गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है वो, ठीक है, गंगा में डॉल्फिन जो पाया जाता है वो आपको जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, उसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन का? तो सेम वही, हैबिटेट को कंजर्वेशन करो, यानी कि रिवर्स जो है वहाँ का जो वाटर है उसको है सो क्लीन रखना है, पॉल्यूशन फ्री रखना है। उसके लिए जो प्रॉपर जो जिससे जो गैंगेटिक डॉल्फिन ये सब जो होता है ये छोटे छोटे फिश पे है सो डिपेंडेंट होता है। तो रिवर्स के पानी में फिश का जो है सीड्स ये सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है ताकि उसको है प्रॉपर खाना वाना मिल सके, है ना। तो हैबिटेट कंजर्वेशन प्लस रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन। तो सही बात है कि जब तक आप पॉल्यूशन रिड्यूस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो पूरा रिवर इकोसिस्टम है उसको हैम्पर हो जाएगा, है ना। प्लस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि कई बार आप देखो तो जो नदी किनारे जो लोग ये सब रहते हैं वो ऐसे डॉल्फिन का शिकार कर लेते हैं, या फिर जो मछुआरे लोग हैं मछली पकड़ेंगे तो वो भी पकड़ लेंगे, जाके मार्केट में बेच देंगे फॉर उसको मीट और बाकी सब चीज के लिए। तो अगर आप कम्युनिटी को जागरूक करो कि नहीं नहीं इसका पॉपुलेशन कम हो गया है, इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं हंटिंग वंटिंग उसका है सो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। इस वजह से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा। प्लस रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, दीज आर द, मतलब ये तो हर स्कीम में होता ही है कि रिसर्च करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, है ना। ट्रेन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ स्टाफ, है ना। प्लस उनके साथ साथ और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी है ना, वो सब प्रोवाइड करो। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है। हाँ, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कुछ चीजें जो कि कई बार आपसे पीटीएफ पूछता भी है ना। एक इम्पोर्टेंट स्पेसीज है, जनरली लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। पहले फोटो देख लो, ठीक है, कितना प्यारा दिख रहा है ना। पालोगे घर में? अलाउड नहीं होगा, है ना। देखो इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल, मतलब कुछ फैक्ट्स बताते हैं। जैसे कि डॉल्फिन तो है ना, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, जो कि ओशंस में पाया जाता है ना। वो उसका कलर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी इसको ना एक स्नाउट ऐसा है ना, थूथना टाइप का है सो निकला रहता है आगे में काफी ज्यादा, ठीक है। और ये छोटे छोटे मछली का है सो शिकार करेगा, ठीक है। ये सब तो बात ठीक है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके जो आईज होते हैं ना, है ना, आईज, ये बहुत छोटा, मतलब कि बस नाम मात्र का इसका आंख है। आंख से ये देख नहीं पाता है बहुत ज्यादा, बस इतना ही डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि लाइट है कि नहीं है। समझ में आ गया? तो फिर पूछोगे सर तो ये शिकार उकार कैसे करता है, पानी में रहता कैसे है? तो ये अल्ट्रासाउंड है ना वेव्स जनरेट करता है ना। और उसके वेव्स के थ्रू जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उससे जब रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास वापस पहुंचता है तब ये समझ पाता है कि अच्छा सामने में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मछली है कि क्या है। तो सोचो जो हम लोग रडार जो बनाते हैं, जिसको नेचर ऑलरेडी रडार बना करके दे रखा है ना। सो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स ये सब के थ्रू जो है ना, अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट करता है और उसी के वजह से अपने आसपास के इलाकों को मैप कर लेता है ना। कितना इंपॉर्टेंट जो है इसके पास फीचर है। और ये देखो तो जनरली ब्लाइंड होता है, ठीक है, ब्लाइंड होता है। समझ में आ गया? गंगा में पाया जाता है, गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में, और इसके साथ जो और भी कई सारे ट्रिब्यूटरीज जो है ना गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम का, उसमें ये डॉल्फिन आपको पाया जाएगा। इसको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? सूसू? अरे सोस बोलते हैं। हाँ मतलब ठीक है, सॉस, ठीक है, डॉल्फिन को बोलते हैं। समझ में गया? ठीक है, इंग्लिश में मतलब लिख लो ना, अब इंग्लिश हिंदी इतना क्या करोगे, ठीक। सोस बोलते हैं, है ना। कई बार आपको देखोगे पेपर में दिखेगा कि सोस एक मरा हुआ पाया गया, है ना, या फिर मछुआरों ने पकड़ा, ऐसा कुछ, तो ये न्यूज में भी कई बार आ जाता है, ठीक है, ठीक है, अच्छा। सो आप देख सकते हो कहाँ पे कौन से रिवर में, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में पाया जाएगा बेसिकली, है ना। दीज आर फाउंड इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लस उसके ट्रिब्यूटरीज में।
जो इंडस रिवर है उसका भी एक अलग डॉल्फिन होता है ना, इंडस सिंधु नदी का एक अलग डॉल्फिन होता है, ठीक है। फिजिकल फीचर्स, तो बॉडी साइज एंड शेप, जो एडल्ट गैंगटिक डॉल्फिन होंगे 2.3 से 2.6 मीटर तक इसका है सो लंबाई होता है, प्लस दे हैव ए रोबस्ट बॉडी विथ ए लॉन्ग पॉइंटेड स्नाउट। स्नाउट मतलब कि जो थूथना जो उसको होता है ना, उसी को बोलते हैं स्नाउट, विच इज एडेप्टेड फॉर देयर है ना पिसिवोरस डाइट, यानी कि मछली खाने के लिए काफी इसको है ना हेल्प होता है उसकी वजह से। कलर, दे हैव ए ग्रेस ब्राउन कलर विथ ए लाइटर अंडर साइड। आई साइट, ये इंपॉर्टेंट है, आई साइट है ना, आई साइट। दे आर फंक्शनली ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड होता है, एंड इट रिलाइज ऑन इको लोकेशन। इको मतलब कि है ना, इको क्या होता है कि जो साउंड हम लोग जो रिफ्लेक्शन होकर के आता है उसको इको बोलते हैं, है ना। तो इको लोकेशन यानी कि इको के द्वारा लोकेट करता है चीजों को, है ना। टू नेविगेट एंड फाइंड फूड इन द मर्की रिवर वाटर्स, देयर आईज लैक ए लेंस and can only distinguish between light and dark. They emit ultrasonic sounds and listen for the echoes that bounce back from objects. हिंदी में देखो, कार्यात्मक रूप से अंधी होती हैं और अपनी गूंज लोकेशन पर निर्भर रहती है ताकि वे नदी के गंदले पानी में नेविगेट और भोजन ढूंढ सके। उनकी आंखों में लेंस नहीं होता है और वे केवल रोशनी और अंधेरे के बीच अंतर कर सकती हैं। वे अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्सर्जित करती हैं और वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली गूंज सुनती है और उसी के बेसिस पे है अपने आसपास का जो हैबिटेट है उसको वो एसेस और मैप कर पाता है। समझ में आ गया? बाकी फिन्स ये सब तो हो गए ही। They have a small dorsal fin and large paddle-shaped flippers which aid in maneuvering through the water, है ना। तो ये सब चीज है। तो गैंगटिक डॉल्फिन आपको याद रखना है, इट इज ए नेशनल है ना एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ना ऑफ इंडिया। और इसका मेन भोजन क्या है? तो छोटी छोटी मछली है ना, फिश है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कई बार पूछे कि ये हर्बीवोरस है ना, यूपीएससी बहुत इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द गैंगटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया, और लिख देगा कि इट इज ए कंप्लीटली हर्बीवोरस वैरायटी, है ना, कि जो एल्गी खाएगा है ना, घास खाएगा, ऐसा कुछ लिख देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल मछली उछली खाता है, ठीक है। और प्लस ब्लाइंड होता है और अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू है सो अपने चीजों को देखता है। समझ में आ गया? आई थिंक दिस इज द लास्ट जो है, नहीं एक और इम्पोर्टेंट बचा है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये क्या होता है? व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? हॉटस्पॉट्स देखो, हॉटस्पॉट्स का मतलब होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब कि ऐसा रीजन जहां पे बहुत ज्यादा है सो एंडेमिक प्लांट्स और ये सब जो है, या फिर जो नेटिव एनिमल्स फ्लोरा और फौना वहां पे पाया जाए, है ना। अब जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन में देखोगे, उसका एक नेचुरल हैबिटेट में एक पर्टिकुलर स्पेसीज वहीं पे पाया जाता है, वो कहीं और नहीं पाया जाता है। तो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट होगा, वहां पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, वहां पे बहुत सारे ऐसे स्पीसीज पाए जाएंगे फ्लोरा और फौना का, जो कि सिर्फ और सिर्फ वहीं पर पाया जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा, हैबिटेट लॉस, है ना, यानी कि एक ऐसा रीजन जहां पे बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज पाया तो जा रहा है, लेकिन वहां पे हैबिटेट लॉस भी हो रहा है ना, कंजर्वेशन का एफर्ट्स का वहां पे रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हो गया है। तो ऐसे रीजन को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि सबका ध्यान वहां पे जाए कि देखो भाई, यहाँ पे कई सारे नेटिव प्लांट्स, नेटिव एनिमल्स पाए जाते हैं और यहाँ पे जो है सो डिफॉरेस्टेशन और उनका हैबिटेट लॉस काफी ज्यादा हो गया है, तो इसको कंजर्व करने की प्रायोरिटी बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। तो वैसे रीजन्स को क्या कहते हैं हम लोग? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। समझ में आ गया? So these are the regions which are rich in biodiversity and threatened by human activities. जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता में समृद्ध होते हैं और मानवीय गतिविधियों से खतरे में होते हैं, ठीक है। These areas have a significant reservoir of biodiversity and are marked by high levels of endemic species, those not found anywhere else in the world. समझ में गया? यानी कि यहाँ पे ऐसे स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि दूसरे जगह पे नहीं पाया जाएगा, उसी को एंडेमिज्म बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब कि वो सिर्फ उसी रीजन का है, सो स्पीसीज है, सिर्फ वहीं पे पाया जाएगा, या फिर उसका वैरायटी होगा भी तो काफी डिफरेंट वैरायटी कोई दूसरे स्वरूप में कहीं और पे पाया जाएगा, वो सेम वैसा नहीं मिलेगा दूसरे जगह पे, तो उसको एंडेमिज्म बोलते हैं, ठीक है। To qualify as a biodiversity hotspot, a region must meet 2 strict criteria. यानी कि किसी भी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर डिक्लेयर करना है तो 2 ऐसा जो है क्राइटेरिया, जो मानदंड है ना, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला,
हाई डिग्री ऑफ, है ना, इंडिमिज्म। It must contain at least 1500 species of vascular plants as endemics, यानी कि कम से कम 1500 डिफरेंट टाइप के स्पीसीज जो है वहां पे एंडेमिक प्लांट्स के होने चाहिए, ठीक है, उस तरीके का। दूसरा, डिग्री ऑफ थ्रेट, है ना, इट मस्ट हैव लॉस्ट एट लीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। समझ में गया? तो देखो, एंडेमिज्म और लॉस ऑफ हैबिटेट, दीज आर द टू क्राइटेरियाज on the basis of which a particular region is declared as a biodiversity hotspot, ठीक है। अब सवाल ये है कि इंडिया में जो इंडिया का जो रीजन है उसमें टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? 2, 4 है, 4, है ना, 4 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है ये कई बार ट्रांस बाउंड्री भी हो जाता है। समझ में गया कि एक कंट्री से एक्सटेंशन उसका दूसरे कंट्री तक है सो चला जाएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि वही एक ही रीजन में बस लोकेटेड रहेगा, वो ट्रांस बाउंड्री भी कई बार हो जाता है ना। सो इंडिया इज होम टू 4 ऑफ द वर्ल्ड्स 36 रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 36 ऐसे हॉटस्पॉट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जो कि भारत में ऐसे 4 हैं, है ना, 4 हैं, ठीक है, ठीक है। पहला कौन सा? हिमालय। हिमालय जो है सो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। जाहिर सा बात है यार, हिमालय का एक्सटेंशन इतना ज्यादा है कि वहाँ पे बहुत सारा नेटिव प्लांट्स, बहुत ज्यादा एंडेमिक प्लांट स्पीसीज वहाँ पे पाया जाएगा। प्लस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिजर्वॉयर्स एंड एवरीथिंग, हैबिटेट लॉस वहाँ पे हुआ है। तो इस वजह से हिमालय क्वालिफाई करता है एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। दूसरा है ना, इंडो बर्मा। देखो, तो जो हिमालय का जो रीजन होगा ये आपको पाकिस्तान का पार्ट में, तिब्बत में, नेपाल, भूटान सब में है सो आ जाएगा, है ना। इंडो बर्मा यानी कि जो इंडिया और म्यांमार के बीच का जो रीजन है, पूर्वांचल जो हिमालय जिसको कहते हैं, वो वाले रीजन को भी हम लोग एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पे, है ना, कंक्लूड करके एक्सेप्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट असम एंड अंडमान आइलैंड एंड एक्सटेंड्स टू द म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड साउदर्न चाइना। तो इंडो बर्मा, तो पहला हो गया हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा वेस्टर्न घाट्स। देखो, वेस्टर्न घाट्स क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। वहां पे अभी भी हर साल देखोगे, है ना, कुछ नया स्पीसीज प्लांट्स का, फ्लोरा का, फौना का मिलते रहता है अभी भी, जबकि इतना साल हो गया उसको रिसर्च करते हुए, है ना। हर बार देखोगे हर 2 महीने पे कि नया मेढक मिल गया, नया टाइप का केला मिल गया, वहां पे नया टाइप का अखरोट, नारियल मिल गया, कुछ भी ऐसा मिलते रहता है ना। तो बहुत ज्यादा वहां पे है सो एंडेमिज्म है। और प्लस वेस्टर्न घाट्स में आयरन और माइनिंग और ये सब की वजह से काफी हैबिटेट लॉस वहां पे हो गया है। तो इस वजह से वेस्टर्न घाट्स को भी एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो है डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और प्लस सुंदालैंड 4th, तो ये बेसिकली अपना जो आइलैंड हो गया, निकोबार आइलैंड्स हो जाएगा, जावा, सुमात्रा आइलैंड्स जो हो जाएगा, उसको सुंदालैंड बोलते हैं। और वो भी एक जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है सो डिक्लेयर किया गया है। सो इट इंक्लूड्स द निकोबार आइलैंड्स एंड एक्सटेंड्स टू मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड द फिलीपींस, है ना। नीचे का जो आइलैंड कंट्रीज जो हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया का, सो इट विल बी, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सुंदालैंड, है ना। तो ये 4 जो है सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के हैं। समझ में आ गया, है ना। इसका मैप भी देख लो। कहीं कहीं पे डेजर्ट भी एक पार्ट लिखता है, बट 4 ही मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड है ना। तो ये हिमालयस हो गया, हिमालयन रीजन्स, ग्रीन वाला पूरा। दूसरा ये देखो, है ना, ये इंडो बर्मा, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स तीसरा, और ये यहाँ पे निकोबार से लेकर के और बाकी जो नीचे के जो आइलैंड्स जो इंडोनेशिया देश हो गया, ये आपको सुंदालैंड में आ जाएगा। तो दीज आर द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो अगर कभी इसका एग्जाम में सवाल पूछे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बना करके स्टेटमेंट बेस्ड, है ना, कि व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो लिखे कि इट हैज वेरी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, सही हो जाएगा। दूसरा, इट हैज गॉट मैक्सिमम हैबिटेट लॉस, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कि इसके वजह जब किसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए मल्टी डायमेंशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है सो लिया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इकोसिस्टम है ना, ये कोई एक कंट्री डिसाइड नहीं करता है ना, ये पूरा ग्लोबल जो है इनिशिएटिव्स जो है सो लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग कंजर्वेशन के बारे में, हालांकि ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का चैप्टर मतलब इसका पार्ट है, बट चूंकि हम लोग नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का इसके पहले क्लास में डिस्कस किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये सब भी एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जाओगे
तो बहुत वाइड है ना। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना होता है, IUCN क्या है, WWF क्या है, UNFCCC में क्या सब प्रोटोकॉल्स हैं, क्या सब कन्वेंशंस है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD क्या है ना। फिर अर्थ समिट कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना, ये सब चीज़ जो है। तो वो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसको फिर कभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे तो, ठीक है। पॉलिटी क्लास होगा, अभी ऑलरेडी मेरा ऑफलाइन क्लास यहाँ पे चल रहा है ना, कल से शायद हो जाएगा यूट्यूब पे पॉलिटी क्लास। पॉलिटी क्लास आज नहीं, कल से, आज शाम में एक और क्लास है मेरे यहाँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और बाकी लोग, आप लोग भी NCERT ये सब पढ़ते रहिए, बेसिक जो भी बुक है, और जो PYQs है उसको भी लगाते रहिए अपने खट्टा चक से, या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, ऑनलाइन जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्लास एंड कर रहे हैं।